तो आज हम सीयूटी की बात करते हैं। ये मेरे हाथ में यार ये कुछ है, ये है आपका फ्यूचर। इन बातों को बस सुन लो। मैंने जो 10 पॉइंट्स में आपके लिए लेकर आया हूं, ये 10 शगुन लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट नहीं आ रही है, ये 10 पॉइंट है। अगर इनको आपने फॉलो कर लिया ना तो बस सीयूटी आपके हाथों में है यार, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनना। इसके बाद मैं आपको स्टेज पर बुलाऊंगा और फिर मैं सीधे सीधे आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। 5 अप्रैल से हमारे सीयूटी बैचेस चालू हो रहे हैं, तो अभी हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना। तो आज हम बात करेंगे सीयूटी की कि भाई सीयूटी में टॉप कैसे करना है, और कोर्स वगैरह की बात नहीं होगी, मेन सीयूटी की हम बात करेंगे। कल हम करियर काउंसलिंग करेंगे, करियर रिलेटेड बात करेंगे। ह्यूमैनिटीज में आप लोग को भी होता होगा, चैट में बता दो, लगता होगा भैया समझ में नहीं आ रहा है फ्यूचर में क्या करना चाहिए। कल हम उसकी बात करेंगे। और फिर फोर्थ को हम बात करेंगे हमारी ओरिएंटेशन क्लास। उसमें हम पूरी बात करेंगे कि जो हमारे बैचेस आएंगे उन बैचेस में कैसे पढ़ाएंगे, क्या कराएंगे, और बहुत जितने भी बैचेस रिलेटेड बातें हम वो करेंगे। बट आज मैं बैचेस की ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी हम सीयूटी पर फोकस कर रहे हैं। हर जगह भी प्रमोशन नहीं करना होता है। पहला यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि आपको सीयूटी में ना फुल मार्क्स के लिए एम करना है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, भैया मेरे पास एसटी एससी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है, मुझे सीडब्ल्यू का रिजर्वेशन मिला है, तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए सीयूटी में टॉप करने के लिए। भाई ऐसे प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो यार कि एक जनरल कैटेगरी वाले को 700 चाहिए, 800 चाहिए, 900 चाहिए, मुझे उससे 100 कम चाहिए, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, आप आलसी करोगे, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को ऐसे ही प्रिपरेशन करवाओ कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको फुल मार्क्स चाहिए हैं और फुल मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। ये क्लियर है। पहला सबसे बेसिक पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज में ये चीज बोली है और मैंने किसी को आंसर नहीं करा। बहुत बच्चों ने बोला भैया कितने मिलते हैं, कितना कट ऑफ। नहीं, कट ऑफ मत जानो। ये मत बोलो कि भैया मुझे तो ये वाला कोर्स करना है तो इस कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है। आप देखो कि आप फुल स्कोर कर रहे हो। देखो जब हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं ना तो हमको मिलती है फ्रीडम। फ्रीडम ये मिलती है कि अब आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या करना है। अगर कोई बच्चा है जिसके 1000 में से 1000 आ गए सीयूटी में, तो अब उसके ऊपर है ना यार वो क्या करना चाहता है। तो हमेशा याद रखो कि फुल मार्क्स लाने पे आपको फोकस करना है। दूसरा, पेपर पैटर्न क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, आपका हर एक पेपर 1 घंटे का होगा, ठीक है। 60 मिनट्स का टाइम आपके पास रहेगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करते हो तो भी 10 मिनट आपके पास बचेंगे सारी चीजों को चेक करने के लिए। पहले क्या होता था, 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे, अब 50 में से 50 करना पड़ेंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चॉइस वाला है कि करना है करो, नहीं करना है मत करो। वो आपके 50 के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं जरा बता दो चैट में। सही करने पर कितने मिलते हैं, गलत करने पर कितने मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट। सही करने पर आपको 5 मिलते हैं। तो जब 5 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 250 आता है। गलत करने पे कितने मार्क्स चले जाते हैं? -1 हो जाता है। तो -1 तो हो गया और आपने क्वेश्चन नहीं करा तो 5 वो भी चले गए, तो कितने माइनस हो गए? -6। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट करा है तो माइनस आपका 6 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा है तो कितने माइनस होते हैं? 5। क्वेश्चन नहीं करा तो 5 मार्क्स आपको नहीं मिले, क्वेश्चन करा तो 5 मिल गए, करा लेकिन गलत हो गया तो 5 भी चले गए, एक और चला गया। समझ रहे हो? तो ये जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कैलकुलेशन चलता है ना यार, सारे क्वेश्चन कर देंगे, बने चाहे ना बने तुक्का लगा देंगे, तो एक एक करके भी बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जहां पर एक मार्क्स से मतलब कोर्स रह जाता है, ठीक है। तो वहां पर हम टाइम पास करने नहीं जाएंगे सीयूटी सेंटर में। बहुत ज्यादा दिमाग यूज करके हम काम कर रहे होंगे कि क्या हमसे बन रहा है या क्या नहीं बन रहा है। क्लियर है इतना? पेपर पैटर्न रिलेटेड कोई और डाउट है? कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब ये मत बोलना भैया डर लग रहा है, आगे अभी मैं आपको वो भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको मैं सब बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतनी क्लैरिटी रखना है कि कितना टाइम मिलता है और कितने क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहां पर निकल कर आता है सिलेबस का पॉइंट। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस में डाउट होता है। तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में, खास तौर पर अगर हम डोमेन्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी डोमेन्स में आपको क्या करना है पता है आप लोगों को? कौन सी एक वो बुक है जिससे पूरा पूरा आता है? एनसीईआरटी। अंबिका में ये वाला क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरा एनसीईआरटी आता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी आता है। पूरा पूरा एनसीईआरटी किस सेंस में आता है? एनसीईआरटी में अगर ऊपर इतनी सी एक लाइन भी दी हुई है ना जो आपको दिखती भी नहीं है, वो भी आ सकती है,
ठीक है, अगर कोई छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है वो भी आ सकता है। अभी हमारे प्रीमियम ग्रुप में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में मूवीज दी होती है राइट साइड में, कि ये वाली मूवी गरम हवा करके मूवी आपने देखी होगी, एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, मूवी आ जाती है, सब आ जाता है, मतलब बॉक्सेस हर एक लाइन। तो जैसे हमारे सीयूटी बैचेस भी हैं, तो मैंने सारे टीचर्स को यही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हम एक एक लाइन नहीं छोड़ देंगे, हम एमसीक्यू पीडीएफ बना रहे हैं, हम एक एक लाइन डाल रहे हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी आती है। ठीक है, पूरी 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 एनसीईआरटी। अब कुछ सब्जेक्ट है, जैसे आपका पी हो गया, पी में भाई सिलेबस डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स हो गया, लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, वो सब्जेक्ट जहां पर एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं आती, वहां पर आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। इकोनॉमिक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे वो संदीप गर्ग से हो, वीके ओरी से हो, एनसीईआरटी से हो, रिफ्रेशर कहीं से भी हो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, अब जैसे मैप यहां पर प्रीति ने लिखा है, मैं आपको बताता हूं। मैप में क्या होता है, अब जैसे पिछले साल ज्योग्राफी में उन्होंने क्या करा, बच्चे सिर्फ मैप देख के चले गए ना, हाँ ये है ये है ये है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या एग्जांपल दे दूँ, कोल माइंस का एग्जांपल ले लो, कि लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, वहां पर ये है। क्वेश्चन क्या आ गया सीयूटी में कि इन्हें हॉरिजॉन्टल वे में अलाइन करिए या वर्टिकल उसमें करिए, नॉर्थ से साउथ करिए, ईस्ट से वेस्ट करिए। तो मतलब वो बच्चा जिसको मैप ही नहीं पता था वो नहीं कर पाया। मतलब आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि यार नॉर्थ से साउथ करना है, मतलब टॉप पे ये है, फिर ये है, फिर ये, समझ रहे हो? मतलब ये चीजें हो जाती हैं। तो सीयूटी में भाई एनसीईआरटी को यहाँ कॉपी पेस्ट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है बट करना पड़ता है। ऊपर एक भैया पॉल्स में बुक 2 नहीं वो चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा, मैं भी आप लोगों को सिलेबस का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आंसर को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है उसमें ना 4 ऑप्शन आते हैं जब आप कंप्यूटर में रहोगे, आगे इंटरफेस के बारे में भी हम बात करेंगे। पहला रहता है आपने आंसर कर दिया, दूसरा होता है कि आपने आंसर नहीं करा, तीसरा होता है आपने आंसर करा लेकिन उसको मार्क कर दिया कि भाई मार्क कर रहे हैं, बाद में एक बार चेक कर लेंगे, और फोर्थ होता है कि आंसर नहीं करा और फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू में लगा दिया है। वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे वो चेक होंगे, जो आपने अटेम्प्ट करे मार्क फॉर रिव्यू में लगाए वो भी चेक होंगे। सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में लगाए लेकिन आपने उनको वो नहीं करा, चेक नहीं करा या चेंज नहीं करा, बस वो चेक नहीं होते हैं। तो 4 ऑप्शन रहते हैं, अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो ये 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नहीं चलाया, हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था या हमसे नहीं बनता। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मुझे तो इनफैक्ट मैसेज आता है ईमेल आईडी डालने में आप लोग गलतियां कर देते हैं, तो हमसे नहीं होगा। बट टेंशन मत लो, मैं जब सीयूटी पास आएगा ना, मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन करूंगा। तो कंप्यूटर बेस्ड कोई ऐसा नहीं होता कि आपने आज से पहले कंप्यूटर नहीं चलाया तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात खत्म हो जाती है। तो कंप्यूटर बेस्ड की टेंशन छोड़ दो। आकाशी ने लिखा है भैया लक फैक्टर होता है या नहीं होता है। मैं अगला पॉइंट जो लिखा हूं उसका नाम ही लक है पॉइंट ही बना दिया लक पे। भाई देखो, हम लक को ना कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप लाइफ में थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे कि लाइफ में लक का रोल एक बहुत बड़ा होता है। और अब जो ये नया अपडेट आ गया है जहां पर आपको सारे क्वेश्चन करना है, यहाँ पर लक का रोल और बढ़ गया है। क्या होता है, अगर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करना है तो वहां पर लक का रोल कम हो जाता है कि भाई 5 क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ गए जो आपसे नहीं बनते तो आप उनको स्किप कर सकते हो। लेकिन जब 50 में से 50 क्वेश्चन करना है तो अब यहाँ पर लक का फैक्टर इतना बड़ा है। अब आप बोलोगे भैया लक कैसा है, कुछ आते हैं ना बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बच्चे, मेहनत करने वालों के लिए लक नहीं होता, मेहनत के नीचे ही लक आता रहता। मैं भी था एक जमाने में ऐसा क्रांतिकारी, बट मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि आपने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी, ठीक है, आपने 10-10 घंटे पढ़ाई करी, और भगवान ना करे लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन थी जो आपकी बुक में ही नहीं थी। आपको जो बुक मिली उसमें वो प्रिंट ही नहीं था। और एक बच्चा था जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बस उठा, उसने वो चैप्टर बोला यार चैप्टर तो मुझसे नहीं बनता है, 3 टॉपिक कर लिए और वो चला गया एग्जाम देने, और वही क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या बोलोगे, क्या आपकी मेहनत से सब कुछ हो गया? भाई अभी मैं उदास नहीं कर रहा हूं, मेरा पूरा पॉइंट सुन लो लक वाला। अभी मैं बता रहा हूं आपको, अभी आधे में मुझे जज मत करो। मैं बता रहा हूं मिसप्रिंट ही है, आपकी बुक में ही नहीं है। हो गया लक फैक्टर, हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं भाई। अब जैसे मैं आपको 12th का एग्जांपल देता हूं। जब मैं 12th में था तो आप लोग एमसीक्यू से डरते हो, राइट? आप लोग के पेपर में एमसीक्यू से डरते हो। हमें एमसीक्यू नहीं आते थे, हमें 1 वर्ड आते थे। 1 वर्ड कि भाई आंसर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। इमेज बेस्ड हिस्ट्री में आता था तो बोलते थे 1 वर्ड में बताइए कौन सी इमेज है, 4 ऑप्शन नहीं आते थे। उसके बाद आप सोचिए हम लोग ने कितनी मेहनत करी। हमारे में डिलीटेड चैप्टर भी आते थे, 18 चैप्टर थे पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में 15 चैप्टर थे। तो हम लोग का सिलेबस आपसे डबल, और मेहनत में आप खुद समझ सकते हो क्या है। तो भाई अब मेरा एग्जाम हुआ, हमारी क्लास में एक लड़का था जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बाहर आके बोलता मेरा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं गया।
मैंने कहा कैसे भाई? अरे सुबह जो पढ़ा वही आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ लक आ जाता है। तब आप बोलोगे भैया ऐसे तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, इस लक फैक्टर को मैनेज करने का एक तरीका है। वो मैनेज करने का तरीका क्या है? कोई गैस कर सकता है? क्या कर सकते हैं, कोई बता दे। कुछ आपका दिमाग दौड़ रहा हो कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो देव भैया का, बहुत बच्चे होंगे जिन्हें बोला होगा यार कौन है ये, कौन लाइव ले रहा है, चलो हटाओ, वो नहीं देख के गए। बट कुछ देव इतना खुश था, देव का कहना था 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनका मैप गलत नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने जो बताया किस्मत से वही आ गया। देव भैया की लाइन थी कि किस्मत से वही आ गया। हम लोग अपने आप को लीकर नहीं बोलते हैं कि पेपर लीक कर दिया। देव भैया ने बोला ये पीवाईक्यू दे भाई, मुझे लग रहा था आएंगे और आ गए। तो वही रहता है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि भाई आपको समझना चाहिए, लक को ठीक करने का तरीका ये होता है कि जहां जहां लक की प्रोबेबिलिटी है उस एरिया में थोड़ी सी हम अपनी पकड़ बना लें। मतलब एक बुक है, हमको पता है कि इसी बुक से पेपर आना है, राइट? यही वो बुक है जिससे पेपर आएगा। तो अगर हम इस बुक को पूरा अच्छे से कर लेंगे तो लक की चांसेस कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अपना बेस्ट देना, करेक्ट। कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हमने बुक ही कर ली, हमें पता है इसी बुक से आना है, तो अब कुछ भी हो कैसे भी हो हाई चांसेस हैं कि हमसे बनेगा। अब लक का थोड़ा बहुत रोल तो रहता है, तो वो जिंदगी में हर जगह रहता है भाई। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका डीयू के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, वहां जाके उनको अच्छा नहीं लगता, वहां जाके उनको ऐसे एनवायरनमेंट मिल जाता है कि उनका मन नहीं करता पढ़ाई करने में, बीमार हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो डीयू के टॉप कॉलेज में गए, ड्रॉप करना पड़ गया, बीमार हो गए। तो लक तो हर जगह है यार लाइफ में, उससे लेके उदास होने का नहीं है। और इतना उदास होते हो तो फिर लक ने आपको भी तो कितनी जगह सपोर्ट करा है। आज आप अच्छी फैमिली में पैदा हुए तो आप ये लाइफ ज्वाइन कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बैचेस नहीं ले पा रहे हो, उनके पास पैसे नहीं है, आप ले पा रहे हो, तो लक तो आपका भी साथ दे रहा है यार। तो लक को अगर इतना ही आप लोग परेशान होते हो तो फिर जो अच्छा हो रहा है वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो लक बुरी चीज़ नहीं है, हम सब ग्रेटफुल हैं क्योंकि हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, कंसिस्टेंसी। हर साल पिछले 3 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ टॉपरों की कमी नहीं होती। अगर यहाँ कोई बच्चा ऐसा है ना जो बहुत ज़्यादा ईगो लेके बैठा हुआ है कि मेरे बोर्ड में तो 99 आने वाले हैं, 98 आने वाले हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। 2020 में 50,000 बच्चे थे जिनके 95% प्लस आए थे, बढ़ते जा रहे हैं नंबर। कोई मार्क्स की वैल्यू नहीं होती, भरे पड़े हैं बच्चे जिनके अच्छे आते हैं, ठीक है? भरे पड़े हैं लोग जो आपसे आगे हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है। मेन जो चीज काम करती है वो है कंसिस्टेंसी। हर वो बच्चा जो कंसिस्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, आज जितने बच्चे हैं, कितने बैचेस में अराउंड 1300-1400 बच्चों ने एनरोल कर लिया है। आप आओगे ना, अगर आप देखना कितने बच्चे ज्वाइन करते, नहीं करते। आलसी, अरे भैया बाद में देख लेंगे, अरे भैया ये कर लेंगे, अरे भैया वो कर लेंगे, आलसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे तो आप ये बैटल नहीं जीत पाओगे। आपके तबीयत कभी थोड़ी सी डाउन लग रही हो, घर में किसी ने आपको कुछ सुना दिया हो, लोग आपसे बोल रहे हो कि भैया नहीं होगा, हजारों ऐसी चीज होंगी, लेकिन आपको फिर भी मेहनत करना पड़ेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको दम लगाना पड़ेगी, खुद को पुश करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 12-12 घंटे पढ़ो, दिन में आप 5 घंटे भी अगर मन लगा के पढ़ रहे हो, 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी, तो यस लिख दो कम से कम चैट में कि हाँ भैया कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे। नहीं आ रहे, अब जैसे ये भी है नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे तो क्या आगे नहीं आ पाएंगे? आ जाएंगे। तो अब इसमें भी मत बैठ जाना कि अरे भैया आप कौन कंसिस्टेंट रहे, बोर्ड्स में तो रह के देख लिया नहीं आ रहे, क्यों नहीं आएंगे? तो ये सब बातों में बिल्कुल मत फंसना। 7th पॉइंट मैंने जो लिखा है वो है बोर्डम। क्यों लिख दिया मैंने? अभी आप बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन जब बार बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, बोर होने लग जाओगे, बोर होने लग जाओगे। यार कितनी बार पढ़ेंगे, वही वही एनसीईआरटी, वही वही लाइन, सर घूम रहा है। तो इससे बचने का तरीका क्या होता है? मैंने ये वीडियो ना जो मैं आज हम लाइव कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि आपने बैच में एनरोल कराओ चाहे ना कराओ, क्योंकि मैं सिर्फ बैच बच्चों के लिए करके थोड़ा अनफेयर नहीं होना चाहता, इसलिए पॉइंट है। क्योंकि बैचेस में ये पॉइंट नहीं आएगा। बोर्डम में क्या होता है, अगर आपने स्टार्टिंग से थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले ना तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो वो तरीका क्या होता है? वो तरीका ये होता है, जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करोगे। अगली बार आप हाईलाइट वाली चीजें पढ़ोगे, इंटरेस्ट आ गया वापस से। हाईलाइट पढ़ते पढ़ते आप एक कॉपी बनाओगे जहां पर आप सारी डेट्स लिखोगे, नेम्स लिखोगे, डेटा लिखोगे, फैक्ट लिखोगे। तीसरी बार पढ़ोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। 4th टाइम पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि हमें पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना एक और बहुत बड़े रीजन से जरूरी है। और वो रीजन ये है कि यार जब हम एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में दिखना ही बंद हो जाता है। आप
एक पेपर में कुछ लिखो, उसको पढ़ो और किसी और को पढ़ाओ, सामने वाला उसमें गलतियां निकाल के दे देगा आपको, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो, आपको दिखेगा ही नहीं। हमें हमारे एरर दिखना बंद हो जाते हैं जब हम एक ही चीज को बार बार कर रहे होते हैं। है रिलेटेबल पॉइंट या नहीं है? वो एनसीईआरटी को जो मैंने बताया वही तरीका है ना? है भैया रिलेटेबल, वही। तो ये थोड़ा सा बचो, ये हो जाता है, ठीक है, इससे बचना है। अब जैसे मैं ही लाइव क्लास में आता हूँ, मैं हर बार अलग एग्जांपल लेकर आऊंगा, मैं भी बोर हो जाता हूँ ना कम्युनिज्म को बार बार बेकरी के एग्जांपल से समझा के, तो मैं भी नए नए एग्जांपल लेके आता हूँ। जबकि मुझे क्या, आपके लिए तो हमेशा ही वो नया एग्जांपल है, बट मुझे भी तो नया कुछ करना है। फिर यार एक और पॉइंट है, नॉलेज ओवर एमसीक्यूज। मैंने नोटिस करा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही भयंकर प्लानिंग चल रही होती है, यार पूरे एमसीक्यू कर लिए तो फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। यार ठीक है भाई, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, आपने पूरे एमसीक्यू कर लिए। एमसीक्यू यार आपको सब दे सकता है, लेकिन आपको एमसीक्यू एक चीज कभी नहीं दे पाएगा, वो है कॉन्फिडेंस। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी कब पीएम बने, आपके पैर डगमगा जाएंगे। यार पढ़ा तो था भाई, पूरा इतिहास याद आ रहा है, कब पैदा हुए, कब कहाँ चले गए, कब क्या हुआ, लेकिन डर लग रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा कब हुए। यार गांधी जयंती अभी कुछ दिन पहले मनाई थी, लेकिन वो 2 अक्टूबर था या 4 अक्टूबर था, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दिमाग घूमने लगेगा। अभी अभी आंसर कर दोगे श्रेया, आकाशी, अभी कर दोगे, लेकिन सीयूटी में नहीं कर पाओगे। सीयूटी में आपका दिमाग फिर जाएगा, आप बोलोगे यार ये था या ये था, ये था या वो था। लेकिन वहां पर एक बच्चा होगा जो बिना ऑप्शन देखे भी बताएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो एमसीक्यूज तो हम दे रहे हैं भर भर के, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले नॉलेज ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, ठीक है। इवोल्यूशन ब्रेन को सपोर्ट करता है, फिजिकल बॉडी को सपोर्ट नहीं करता। बना लीजिए एप्स, लेकिन ब्रेन आपके, इवोल्यूशन आपके ब्रेन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर बॉडी को कर रहा होता तो अभी राजा कौन होता, शेर, बट शेर को आप जू में बांध के रख देते हैं। तो ये होता है एमसीक्यू पढ़ के। प्रतिभा बढ़िया है, बढ़िया, आप लोग नॉलेज रख रहे हो, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या हो जाता है, छोटी छोटी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। फिर यार पॉइंट तो मैं दमदार लेकर आया हूं, मानोगे कि नहीं मानोगे, बहुत सोच के बनाया हूं ये लिस्ट। अगला पॉइंट है डाउट्स। वो बच्चे जो बेबुनियादी या मे बी सही डाउट्स दिमाग में बैठे रहते हैं। हाँ, ये गुरु गांधी के 10 पॉइंट प्रोग्राम है, यस करेक्ट। गुरु जिताओ, किसको हटाओ, जितने भी बाकी कोर्सेस बेच रहे हैं उनको हटाओ, द ट्विन ब्रोस को जिताओ, डर हटाओ। अच्छा सुनो, तो देखो ये पॉइंट है भाई, डाउट्स। मेरी बात सुनो, मुझे कंफ्यूजन में मत डालो। पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो दिमाग में बेमतलब के डाउट रख रहे हो, मतलब पढ़ने बैठे 4th पैराग्राफ में आए, यार मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहिए या फिर हिस्ट्री करना चाहिए, यार लेडी श्री राम कॉलेज अच्छा रहेगा या हिंदू कॉलेज अच्छा रहेगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड करते करते मुझे समझ में ही ना। अगर आप इसे फंस गए ना मेरे दोस्त, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो अभी 1 दिन 2 दिन का टाइम है आपके पास, इसमें आप उसको सुलटा लो, ठीक है, ठीक कर लो। इसके बाद मैं तो रिप्लाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करूंगा। मुझे ऐसे मैसेज आएंगे, मैं सीधा क्रॉस बना के इमोजी भेजूंगा। कल ही मैसेज आ रहे थे, भैया पॉलिटिकल का आंसर की, मैं क्या करोगे आंसर की का, पढ़ लो, सीयूटी आ रहा है। तो ये जो आपके डाउट्स है ना, ये अभी देख लो, क्योंकि ये ख्वाब देखने लग गए ना, अगर आपकी हिंदू अच्छा है वो अच्छा है, तो दोनों मिले ना मिले उसकी गारंटी कम हो जाती है। पढ़ लोगे तो टाइम मिलेगा सोचने का कि किस में जाना है, ठीक है। तो मेन प्रायोरिटी थोड़ी सी सेट करो कि ये करना है। ख्याली पुलाव सिर्फ सपनों में अच्छे दिखते हैं, फिर नींद खुलती है, अरे यार घर में तो रोटी सब्जी बनी है, हम तो पुलाव खाने के सपने देख रहे थे। तो ये अच्छा नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में। भाई रिप्लाई तो किया करो व्हाट्सएप पे। भाई व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी है जिसका मैंने रिप्लाई ना करा हो मेरे व्हाट्सएप पे, ये अभी आए हैं मीटिंग में, इसके ऊपर एक मैसेज है जिसको मैंने रिप्लाई ना करा हो, सारे मैसेजेस रिप्लाई हैं, मेरा नहीं करा। भाई एक आध अगर नीचे छूट जाए तो अलग मैटर है, बट ऐसा नहीं होता कि गुरु भैया व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हैं, आप डॉट लगा दिया करो। चलो अगला चलते हैं। तो क्या है भाई, अगर ये क्वेश्चन और डाउट रहेंगे ना भाई, तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। तो इनको ठीक कर लेना। हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल करना है, पहली बात तो ये आपके हाथ में है ही नहीं, मार्क्स पे डिपेंड करेगा, बट ठीक है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट निकल कर आता है लर्न, कलेक्ट एंड टेस्ट। सबसे पहले हमें लर्न करना है, पढ़ना है, ठीक है।
जैसे आप इंग्लिश के क्लास में हो, हिस्ट्री में हो, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, सीखो सीखो सीखो। फिर कलेक्ट। कलेक्ट अब यहाँ तो होगा नहीं, अगर यहाँ पर कलेक्ट हो रहा होता तो आप सबके 100 बन रहे होते बोर्ड्स में। अभी यहाँ कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, तो हम इसको कलेक्ट करेंगे कॉपी में कि भाई ये डेट्स हैं, हमने उसको लिख लिया। और ये मत बोलना भैया भैया डेट्स दे दो, भैया ये दे दो, भैया नहीं करेंगे, आप करोगे। डेट लिखो, नेम्स लिखो, है ना, फैक्ट लिखो, सब कुछ लिखो, कलेक्ट करो। फिर उस कलेक्ट करी हुई चीज से करो रिवीजन 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 रिवीजन। और आखिरी स्टेप निकल कर आता है टेस्ट। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट लेके देख लो, मॉक कर लो, मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस करो। समझ गए? सृष्टि, अगर डोमेन्स की बात करते हैं तो बैचेस में अगर आपने इनरोल करा है तो आपको और कोई रिसोर्स नहीं लेना है। अगर इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर आपका बहुत वीक है इंग्लिश तो फिर आप बुक ले सकते हो। जनरल टेस्ट में बहुत प्रैक्टिस करना है तो आपकी मर्जी है। बस इतने रियलिटी चेक्स थे यार। मुझे लगता है अगर ये 10 पॉइंट में फिर से रिपीट कर देता हूं, रिजर्वेशन पर फोकस मत करो, फुल मार्क्स पर फोकस करो, वरना नैया डूब जाएगी। पेपर का पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूरी है। कंप्यूटर बेस्ड है, उसकी टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लक का फैक्टर रहता है, लेकिन लक के फैक्टर को हराना है अगर, तो आपको सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट बच्चा नहीं जीतेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा वो जीतेगा। पढ़ाई में बोरियत हो सकती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। एमसीक्यू से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। अगर दिमाग में कोई भी फालतू के क्वेश्चन है जो अभी इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में फालतू हो जाएंगे, तो उनको अभी आप देख लो, बाद में मत करो। और इसके बाद भाई लाइन करो, कलेक्ट करो, रिवाइज करो और खुद का टेस्ट लो। डन है? ये 10 पॉइंटर्स प्रोग्राम है भाई, बस इसको याद कर लेना। इतना कर लोगे सूट, फिर हम आपसे सीधे ड्यू में मिलेंगे, मीटअप करेंगे आपसे, ठीक है? हाँ हाँ, इसलिए प्रतिभा हमने सोशियोलॉजी के बैचेस भी लॉन्च करे। मैं पता है कि सोशियोलॉजी डिफिकल्ट है। अच्छा, अब आप में से कोई आना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, स्टेज ज्वाइन करना चाहे, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप आइए, माइक ऑन करिए।